तो ये रिवीजन वीडियो दूसरा बन रहा है और इस रिवीजन वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कि कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यूज जो होते हैं वो दो होते हैं। एक कौन सा रेवेन्यू था? इनिशियल रेवेन्यू जो एग्रीड था। दूसरे कौन से हैं? वेरिएशंस। वेरिएशन को क्या बोलते हैं? चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क। और क्या चीज हो सकती है? और हो सकते हैं एस्केलेशंस, जो इन्फ्लेशन की कॉस्ट की रिकवरी है। और क्या हो सकते हैं? क्लेम्स, जो कि रिकवरी ऑफ कॉस्ट है नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है बट उसकी रिकवरी है। प्लस इंसेंटिव भी हो सकते हैं। इंसेंटिव का उल्टा क्या है? पेनल्टी। ये इंसेंटिव क्या है? गुड क्वालिटी या टाइमली चीजों को पूरा करने के बदले में जो इनाम मिलता है। इन्हें रेवेन्यू में बुक करना है तो दो कंडीशन आपके पास पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, क्या ये अप्रूव्ड बाय पार्टीज होनी चाहिए? हां, तथा उसको हम अमाउंट क्या कर सकते हैं? अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो हम उसे अपने पास रेवेन्यू में ले लेंगे। इंसेंटिव के कंटेक्स्ट में एक और भी कंडीशन आती है कि वी हैव रीच्ड एडवांस्ड स्टेज बेस्ड ऑन विच रियलाइजेशन इज एक्सपेक्टेड। इसका मतलब इसमें आपको उम्मीद की किरण दिखनी चाहिए कि आपको पैसा मिल भी जाएगा। फिर हमने आपके साथ एक और भी बात करी थी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में हमने आपके साथ कई बातें करी थी। नंबर 1, जो कॉस्ट हमारी डायरेक्ट साइट पर है, डायरेक्ट ऑन साइट। एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से खर्चे थे? मटेरियल का खर्चा था, ध्यान देना, एक्सक्लूडिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हटा देंगे। मटेरियल का खर्चा आएगा, लेबर का खर्चा आएगा, पेड और नॉट, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, सारा का सारा लेबर का खर्चा आएगा। डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी ऑन साइट्स, जो साइट पे मशीन लगी है वो चला आएगा। हायर चार्जेस, अगर आपकी अपनी मशीन नहीं है तो हायर चार्जेस जो आप पे कर रहे हैं वो आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, जो सामान को वहां ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके चार्जेस। डिजाइन चार्जेस, थर्ड पार्टी के क्लेम्स, अगर कोई और पार्टी आपसे कोई क्लेम कर रही है तो ये सब आपके पास क्या है? दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ ए कॉस्ट इनकर्ड ऑन साइट। इसके अलावा हमने कहा कभी कभी हमारी एलोकेटेड कॉस्ट्स भी होती हैं। एलोकेटेड कॉस्ट कौन सी होती हैं? जैसे कि शेयर्ड इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस करवा दिया तो उसका इंश्योरेंस का शेयर्ड, साइट के 2-3 साइटें हैं, आपने इकट्ठा इंश्योरेंस करवा दिया, उसका शेयर्ड इंश्योरेंस कॉस्ट। शेयर्ड डिजाइन कॉस्ट, आपने डिजाइन करवाया तो वो डिजाइन कॉस्ट आपने शेयर कर डाली। या कोई भी कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स जो कि आप एलोकेट करते हैं यानी शेयर्ड हैं, वो भी यहां पर चले जाएंगे। इसके अलावा कोई और भी कॉस्ट, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था एडमिन एक्सपेंसेस। क्या एडमिन एक्सपेंसेस भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आएंगे? हां, इफ अप्रूव्ड बाय या अलाउड बाय कॉन्ट्रैक्टी। वैसे आपको हमने एक बात कही थी, क्या अदर देन दिस, क्या हमारे जनरल एडमिन चार्जेस, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने के लिए कोई कॉस्ट, क्या ये हमारे पास कॉस्ट इनकर्ड में आएंगे? दिस इज नॉट कॉस्ट इनकर्ड, ये कॉस्ट इनकर्ड में नहीं आएंगे। दीज विल बी ट्रांसफर्ड टू, ये कहां चले जाएंगे? दीज विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे।
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर हमने आपसे बात करी थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो हमने लिखी है, इनके अंदर आपको क्वेश्चन में डाटा दिया जाएगा, उसके हिसाब से काम करेंगे। फिर हमने तीसरी बात एक और भी आपके साथ करी कि अगर आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड, तो अगर आप आउटकम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते तो यह कौन सा केस हो सकता है? जहां पर आप रेवेन्यू नहीं ढूंढ पा रहे, या आप कॉस्ट नहीं ढूंढ पा रहे, या आप एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं ढूंढ पा रहे, मतलब आपके पास कुछ रिलायबल डेटा नहीं है। किसी भी कारण से अगर आप आउटकम नहीं निकाल पा रहे, हेंस आप रेवेन्यू कितना मानेंगे? रेवेन्यू विल बी इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड। जो कॉस्ट इनकर्ड है वही आपका रेवेन्यू इनकर्ड है, प्रोवाइडेड ये कॉस्ट क्या होनी चाहिए? रिकवरेबल। अगर मान लो ये रिकवरेबल नहीं है, फिर ये भी आपका रेवेन्यू नहीं है, फिर आप वही रिकवरेबल जो होगा उसी पार्ट को अपने पास हम कंसीडर करेंगे। चौथे पार्ट पर मैंने आपको बोला हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को सेगमेंट करना पड़ता है अगर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है? हमने उसके लिए क्या किया है? सेपरेट प्रपोजल्स हैव बीन सबमिटेड, जिस पर हमने क्या किया है? सेपरेट नेगोशिएशन की है, और साथ में ही कस्टमर के पास क्या था? राइट था। किस चीज का राइट था? टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी पार्ट। वो किसी भी पार्ट को एक्सेप्ट कर सकता था या रिजेक्ट कर सकता था। तथा कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी आइडेंटिफाइड रिलायबली, हम उसको मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर मान लीजिए तीनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो आप इसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे दीज आर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, और आप उनको अलग डील करेंगे। अन्यथा हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करके डील करेंगे। क्या कंबाइन करके डील करने में और सेपरेट डील करने में प्रॉफिट बदल जाता है? अगर हम सेपरेट करके डील करते हैं तो प्रॉफिट बदल जाएगा, कंबाइन करके डील करेंगे तो प्रॉफिट बदल जाएगा। देयरफॉर दीज कंडीशंस आर रेलेवेंट। यदि आपने कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हम अपने पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होगा? जो हमारी अप्रूव्ड या अलाउड कॉस्ट है उसके ऊपर परसेंटेज जो आपको दिया जाएगा, दिस इज योर रेवेन्यू। कॉस्ट इनकर्ड जितनी भी है, चाहे अप्रूव्ड हो या नॉट अप्रूव्ड हो, सारी की सारी कॉस्ट यहां पर आएगी। इवन अगर कोई एक्सपेक्टेड कॉस्ट है जिसकी नो अप्रूवल, जिसकी अप्रूवल हमें नहीं मिलेगी लेकिन आपको खर्चनी पड़ेगी, उसको भी हम अपना एक्सपेंस मानते हैं, और इसके बाद जो पीछे बचता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट और दैट इज कॉल्ड लॉस। जो भी हमारे पास निकल कर आएगा वो हमारे पास इसके अंदर होगा। मैं एक और बात भी करना चाहता हूं, इसका प्रिंट आउट ले लूं क्योंकि मेरे पास स्पेस खत्म हो गई है। ये पॉइंट नंबर कहां तक लिखा मैंने? 5 तक, तब छठा लिखना है। तो ये लीजिए, हो गया कि नहीं हो गया? 6th पॉइंट पर आओ। तो हमने इन सब के बाद आपको बताना शुरू किया डिस्क्लोजर्स। हमने कहा साहब आपको अपने पास कुछ डिस्क्लोजर्स भी करने चाहिए। जब हमने डिस्क्लोजर्स की बात करी तो डिस्क्लोजर कौन कौन से करने चाहिए? एक तो हमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो भी होगा ये डिस्क्लोज करना चाहिए। कॉस्ट इनकर्ड ये भी डिस्क्लोज करना चाहिए। अपना प्रॉफिट और लॉस ये भी डिस्क्लोज करना चाहिए। जितनी डिग्री आपने कैलकुलेट की थी वो भी बतानी चाहिए। और मेथड ऑफ डिग्री, डिग्री का मेथड कौन कौन सा हो सकता है भाई? ये कॉस्ट बेसिस पर हो सकता है, सर्वे बेसिस पर हो सकता है, माइलस्टोन ऑब्लिक टाइम बेसिस पर हो सकता है। आपको ये मेथड ऑफ डिग्री तथा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है, आपको वो बताना पड़ेगा कि आपने अपने पास कौन सा मेथड अप्लाई किया है। प्रोग्रेस बिलिंग, अगर प्रोग्रेस बिलिंग का डेटा हो तो हम प्रोग्रेस बिलिंग भी बताएंगे। इसके अलावा हम अपने पास जो ग्रॉस डेटर या ग्रॉस क्रेडिटर्स हैं हम वो भी बताएंगे।
ग्रॉस डेटर या ग्रॉस क्रेडिटर की जो बात करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो इसमें आप नंबर 1 पे देखेंगे कि भाई आपका रेवेन्यू बनता कितना है एज पर AS 7, इसमें माइनस कर दोगे प्रोग्रेस बिलिंग, तो ये जो निकल कर आएगा, ये क्या निकल कर आएगा? या तो शॉर्ट बिलिंग निकल कर आएगी कि आपने शॉर्ट बिल किया है, या एक्सेस बिलिंग निकल कर आएगी। शॉर्ट बिलिंग है तो डेबिट हो गया, एक्सेस बिलिंग है तो क्रेडिट हो गया। यह आपका ग्रॉस डेटर या ग्रॉस क्रेडिटर है। तथा इसके अलावा यदि मान लीजिए आपके पास प्रोविजन है फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, जिसे आप फोर्सिएबल लॉस ही बोलते हैं, यदि आपने बनाई है तो यह भी आपके पास क्रेडिट बैलेंस हो गया। इन दोनों को फाइनली क्या बोला जाता है? ग्रॉस डेटर या क्रेडिटर। वो डिपेंड करता है बैलेंस कौन सा आ रहा है। अगर डेबिट क्रेडिट है तो सेटअप हो जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट है तो कंबाइन हो जाएगा। तो आप अपने पास इनको शो करते हैं, दिस इज योर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, तो इनको हम अपने पास डिस्क्लोजर किया जाता है। तो हमने अपने पास ये एक रिवीजन वीडियो बना दिया। जब आप अपने लास्ट टाइम पर रिवाइज करेंगे एग्जाम से ठीक पहले, तो इन 2 वीडियोस को देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड हो जाएगा। पर ध्यान रखना, रिवीजन के अलावा आप क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल है। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी।